एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो भाई मेरे 12th के पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों, आज हम आ चुके हैं चैप्टर 3 पे, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। अभी तक कंटेम्प्रेरी वर्ड का मतलब तो समझ चुके होंगे, इतने चैप्टर्स पढ़ चुके। कंटेम्प्रेरी मतलब अभी का समय, जो मॉडर्न वर्ल्ड है। तो मॉडर्न वर्ल्ड के साउथ एशिया के बारे में पढ़ेंगे। मतलब आप अपने लेवल पे आ चुके हैं। हम अभी तक तो बहुत पड़ोसियों की बातें पढ़ चुके तुम हर चैप्टर में। भाई सोवियत यूनियन होता था, फिर तुमने यूरोप पढ़ लिया, फिर तुमने चाइना, जापान, साउथ कोरिया और बहुत कुछ पढ़ लिया अभी तक। अब आ जाओ अपने और अपने पड़ोसियों को देखने वाले हम इस चैप्टर में। साउथ एशिया रीजन वो है जहाँ पे इंडिया है और इंडिया के सारे पड़ोसी हैं। तो हम इस चैप्टर के अंदर अपने आस पड़ोस के रीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसलिए ये चैप्टर आपको कंपैरेटिवली आसान भी लगेगा और क्वेश्चन इसके हर लाइन से आएंगे। 4-5 क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर में से। सबसे ज़्यादा वेटेज का ये चैप्टर मैं इनडायरेक्टली बता रही हूँ। अगर आप इंडेक्स देखोगे तो नहीं दिखेगा ब्लूप्रिंट में। वे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर में से बनते हैं। तो शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। और ऐसे ही मैंने आपको क्लास 12 पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इको, ज्योग्राफी सब पढ़ा दिया है अपने चैनल, ह्यूमैनिटीज़ वाले चैनल पे भी और स्पेन चैनल पे भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लगी है, जाके देख लो। अभी तक पता होगा, यहाँ मेन चैनल पे मैं आपको पढ़ाती हूँ चैप्टर्स। ह्यूमैनिटीज़ का जो सेकंड चैनल है उस पर मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स करा रही हूँ। और नोट्स कहाँ मिलते हैं कोई बच्चा बताएगा कॉमेंट सेक्शन में। तो नोट्स, यस, नोट्स मिलते हैं मेरी इंस्टाग्राम ID पे, वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई महंगी रिफ्रेशर नहीं, कोई 500-600 रुपये खर्च नहीं करने कि फिर सैम्पल पेपर भी खरीदना है, फिर ये भी नहीं नहीं नहीं। इस साल तुम्हारी दीदी पूरी मेहरबान है तुम्हारे पे, सब कुछ तुम्हें फ्री में प्रोवाइड हो रहा है। तो गो एंड चेक इट आउट कि तुम्हारे नोट्स कैसे अपलोड हो चुके हैं। अब पढ़ते हैं चैप्टर को विदाउट एनी टाइम वेस्टेज। व्हाट इज साउथ एशिया? तो साउथ एशिया वो रीजन है जहाँ लोगों में दुश्मनी भी है, कभी कभी कॉपरेट भी करते हैं, सस्पिशन भी है, शक भी करते हैं कि ये मेरे पे हमला करेगा, एंड ट्रस्ट भी है। ये है वो रीजन साउथ एशिया, यानी कि इंडिया और इंडिया के सारे पड़ोसी जहाँ रहते हैं उस एशिया, साउथ एशिया के उस हिस्से को हम कहते हैं साउथ एशिया। ठीक है, तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, ये मिलके बनाता है साउथ एशिया। इसको लर्न करने के लिए एक छोटी आपको एक्रोनिम दे रही हूँ, जिसको एक्रोनिम मतलब होता है फर्स्ट वर्ड से लर्न कर लो। ये रहा एक्रोनिम, BBM पिन्स। BBM पिन्स लर्न हो गया ना, बहुत सिंपल सा वर्ड है। पहले ज़माने में एक फ़ोन आता था ब्लैकबेरी, उसमें भी ऐसे पिन विन होता था, तो तब बनाया था मैंने ये, व्हेन आई वॉज इन 12th। ठीक है, तो BBM पिन्स क्या हुआ? भूटान, बांग्लादेश, मालदीव्स, P से पाकिस्तान, I से इंडिया, S से श्रीलंका। BBM पिन्स ये है हमारे। वैसे कोई आसान है, ये लर्न कर लोगे तुम। ये साउथ एशिया की कंट्रीज़ है। कभी कभी हम सोचते हैं कि इसके अंदर हम अफगानिस्तान, म्यांमार, चाइना को जोड़े, बट नहीं जोड़ते। मेन साउथ एशिया में यही कंट्रीज आती हैं। ये रीजन वो है जिसको सेपरेट करा है हिमालयाज ने इन द नॉर्थ, इंडियन ओशन इसके साउथ में है, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल भी इसके जो है वेस्ट और ईस्ट में है। ठीक है, यहाँ पे अलग लैंग्वेज, कल्चर, डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं। अफगानिस्तान और म्यांमार कभी कभी डिस्कशन में इंक्लूड हो जाता है। अब ये 1 मार्कर क्वेश्चन CUET में ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ जाते हैं कि क्या साउथ एशिया का पार्ट कभी कभी मान लिया जाता है? म्यांमार और अफगानिस्तान को यस मान लिया जाता है, बट चाइना को जो है नहीं माना जाता इस रीजन का पार्ट कभी भी। ओके जी, चलो अब पॉलिटिकल फीचर्स क्या हैं? हर कंट्री का यहाँ पे अलग पॉलिटिकल सिस्टम है। कहीं पे डेमोक्रेसी जल्दी लग गई, कहीं बहुत मुश्किलों से आई। तो इंडिया और श्रीलंका जैसे ही आज़ादी मिली उसके बाद से टोटल डेमोक्रेटिक देश हैं। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग पढ़ चुके हो। हमारा इंडिया जैसे ही बना, हमने डेमोक्रेटिक नेशन बना दिया। अब इंडिया के जैसे पाकिस्तान भी तो बना था। पाकिस्तान में भी इंडिया के लोग ही गए थे, उनका भी डिमांड यही थी कि भाई डेमोक्रेसी हो, जैसे ही देश बने। बट उनको इतनी आसानी से डेमोक्रेसी नहीं मिली थी। ठीक है, चाहे इंडिया के अंदर दिक्कतें आई, बट हमारी कंट्री ने कभी भी डेमोक्रेसी को आँच नहीं आने दी। शुरू से लेकर आखिर तक हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक नेशन रहा। अब बात करते हैं बाकियों की, पड़ोसियों के क्या हाल थे भाई? तो पाकिस्तान और बांग्लादेश हैव एक्सपीरियंस बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री रूल। सिविलियन रूल मतलब हमारा डेमोक्रेसी का रूल, मिलिट्री रूल मतलब डिक्टेटरशिप। एक तरीके से जनरल आ जाता है मिलिट्री का और वो अपनी तानाशाही करता है। पाकिस्तान है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अंडर बेनज़ीर भुट्टो। कब पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई है? बेनज़ीर भुट्टो के अंदर में, नवाज शरीफ के अंदर में। मिलिट्री coup हुआ था इसका 1999 में, आगे पढ़ोगे आप। और 2008 से यहाँ पे अभी तक अच्छा खासा डेमोक्रेटिक रूल चल रहा है। बांग्लादेश ने डेमोक्रेसी कोल्ड वॉर पीरियड के बाद हासिल की थी, यानी कि आप कहो कि बेसिकली आप कह सकते हो 1991 के बाद से तरीके से डेमोक्रेसी इनके यहाँ भी है। नेपाल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था 2006 तक की, कॉन्स्टिट्यूशन भी और राजा भी है। 2008 में मोनार्की
हटा दी गई और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया, यानी कि ये भी एक कंट्री बन गया। डन। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मतलब कंट्री बनना। भूटान की अगर बात करें, एक पड़ोसी हमारा भूटान देश, ये कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, यहाँ पे राजा लोग रहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन भी है, एंड ये कोशिश कर रहे थे कि मूव करेंगे मल्टी पार्टी सिस्टम पे। मालदीव्स की अगर हम बात करें, मालदीव्स एक सल्तनत थी। सल्तनत मतलब भी यही होता है कि राजा का रूल है, जो रिपब्लिक बन गया था इन 1968, और मल्टी पार्टी सिस्टम इसने इंट्रोड्यूस करा 2005 में। तो मालदीव्स सल्तनत कब बना था? 1968 में, और उसके बाद 2005 में ही ये मल्टी पार्टी सिस्टम बन गया। तो इससे हमें क्या पता चला? मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब अच्छे खासे डेमोक्रेसी, बहुत सारी पार्टीज़ है। तो इससे हमें पता चला कि चाहे कितने ही चैलेंजेस हो, साउथ एशिया के हर इंसान का मन क्या था कि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रहे, अपनी लीडर्स को खुद चुने। सिटीजन्स चाहे किसी भी रिलीजन के हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर कोई चाह रहा था, किसी भी लैंग्वेज का बोलता हो, बुद्धिस्ट हो, मॉन्ग हो, कोई भी हो, हर कोई चाहता था कि डेमोक्रेसी सबसे बढ़िया है। तो साउथ एशिया ने ना एक चीज़ को प्रमोट करा और शो करा कि पहले ये बड़े लोग सोचते थे, वेस्ट के अमीर अमीर कंट्रीज़, कि जो वो होती है ना क्या, डेमोक्रेसी, वो खाली अमीर देशों में चलती है। इन्हें लगता था कि एजुकेटेड लोग ही सरकार चला सकते हैं डेमोक्रेसी की, वो ही ऐसे वोट अच्छे से दे सकते हैं। ये गरीब देश जो है ना, जो अंडर डेवलप्ड हैं या डेवलपिंग हैं, इनके बस की नहीं है डेमोक्रेसी चलाना। बट हमने चलाई बहुत अच्छे से, मांग भी करी। तो वो हमने वो जो कहते हैं ना LHS RHS प्रूफ होता है, तो हमने उनको गलत प्रूफ कर दिया कि भाई नहीं, किसी भी नेशन में अगर लोग चाहते हैं तो डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है, उसका पैसे से कोई लेन देन नहीं है। चलो, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, जो है मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। सबसे पहले शुरुआत होगी अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से कि इनके यहाँ डेमोक्रेसी क्यों नहीं लग पाई थी। तो जैसे ही पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूशन बनती है, तो वादे तो यही था डेमोक्रेसी आएगी, आती नहीं। बट जनरल बनते हैं इनके पहले अयूब खान, ये कंट्रोल ले लेते हैं सरकार का, एंड बिकेम प्रेसिडेंट थ्रू द इलेक्शंस। तो भाई कौन रूल करने आ जाता है? इनका जनरल। जनरल मतलब होता है मिलिट्री का जो सबसे हायर कमांडर होते हैं, जनरल, वो अपने आप को रूलर बता देते हैं। ड्यू टू पब्लिक डिससेटिस्फैक्शन, लोगों को तो अच्छा नहीं लगा कि ऐसा क्यों हुआ है, तो अयूब खान का रूल एंड हुआ। और एंड होने के बाद ये गए नहीं, ये तो गए, बट एक और जनरल आ गए जिनका नाम था जनरल याया खान। अब इन याया खान की लीडरशिप के अंडर में ही बांग्लादेश क्राइसिस हुआ। अगर आपको याद हो, मैंने चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग चैप्टर में पढ़ाया था कि 2 पाकिस्तान बने थे, एक ईस्ट पाकिस्तान, एक वेस्ट पाकिस्तान। तो 1971 में ईस्ट पाकिस्तान यानी कि जो बांग्लादेश के लोग हैं, अब जो बंगाली स्पीकिंग लोग थे, उन्होंने विरोध करा कि हमें पाकिस्तान में नहीं रहना, हम बंगाली लोग हैं, हमें बांग्लादेश चाहिए। तो 1971 के बाद ईस्ट पाकिस्तान इंडिपेंडेंट बांग्लादेश बन गया। जब वॉर हारे, ये पाकिस्तान वॉर हारा याया की लीडरशिप के अंडर में, तो लोगों ने नाराज़गी दिखाई और इनको हटा दिया गया। एंड जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं, वो बन जाते हैं यहाँ के इलेक्टेड गवर्नमेंट के लीडर। 1971 से 1977 तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट काइंड ऑफ इनके यहाँ पे रहती है। चलो, इतने साल तो डेमोक्रेसी चली, फिर एक और मिलिट्री रूलर आ गए। इनके यहाँ यही होता था, डेमोक्रेसी जैसे ही थोड़ी इस्टेब्लिश होती थी, तभी कोई मिलिट्री का रूलर आ जाएगा। 1977 में एक और मिलिट्री रूलर ज़िया उल हक आते हैं, उन्होंने भुट्टो को हटाया, मिलिट्री रूल लगा दिया। तब भी हमारे पाकिस्तान के लोगों के अंदर, मनों के अंदर उनके ना डेमोक्रेसी की बहुत चाहत थी, तो उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स करे डेमोक्रेसी लाने के लिए। और 1988 में इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को जो है प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया। शी वॉज द फीमेल प्राइम मिनिस्टर, इनको जितवा देते हैं। देन पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स थी उस ज़माने की 1988 की, इसमें 2 पार्टीज़ थे। जैसे आजकल बीजेपी कांग्रेस हमारे यहाँ की, इनके यहाँ की थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP और इनकी मुस्लिम लीग। चलो, अच्छा खासा इनका डेमोक्रेटिक रूल चल रहा था बेनज़ीर भुट्टो के अंडर में। देन 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो मिलिट्री के जनरल थे, वो प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ को हटा देते हैं। उस समय पे नवाज़ शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, और ख़ुद को लीडर घोषित कर देते हैं। सिंस 2008 फिर इनको भी हटा दिया जाता है, ये इस्तीफ़ा देते हैं अपना और भाग जाते हैं। 2008 के बाद से पाकिस्तान डेमोक्रेटिकली चल रहा है। तो ये पूरा पाकिस्तान का सफ़र रहा कि 2008 में जाके पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री, बहुत मतलब आप कहोगे जो तरीके से बना रहा, दोबारा कोई मिलिट्री का रूलर नहीं आए। तो ये रही, हमने पाकिस्तान का पूरा पढ़ लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने और अच्छे से बता रखा है, दोबारा रीड कर लो इसको, इसे तुम्हें लर्न करना है। थोड़ी बहुत डेट एंड इवेंट्स लर्न करनी है, कब कौन सा लीडर आया, कौन से लीडर ने किसको हटा दिया, दिस थोड़ा बहुत आपको लर्निंग करनी है, ठीक है जी। चलो, अब बार बार ऐसा क्यों हो रहा था कि इनके यहाँ डेमोक्रेसी लगती
और एक जनरल आके हटा रहा है डेमोक्रेसी को। और क्या बाहर के लोग कुछ नहीं कहते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो पाकिस्तान के अंदर बार बार मिलिट्री की लीडरशिप होने के काफ़ी कारण थे। इसी पे एग्जाम्पल क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर कि क्यों पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं चल पा रही थी, मिलिट्री आ रही थी। पहला रीज़न, मिलिट्री डोमिनेंस थी ही इतनी यहाँ पे इनके यहाँ। क्लर्जी लोग, अमीर लोग, लैंड ओइंग क्लास इनकी बहुत अमीर थी और ये नहीं चाहते थे कि जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट आए। क्यों? क्योंकि फिर इनका करप्ट रूल कैसे चलेगा, ये पैसे कैसे कमाएंगे। दूसरा, कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया। अब इनका इंडिया से कश्मीर इशू पे इतनी टेंशन है कि इनको अपनी मिलिट्री को बहुत पावर देनी पड़ती ही है। मिलिट्री पे ही सबसे ज़्यादा खर्चा इन्हें करना ही पड़ता है क्योंकि इंडिया से जो इनका मसला चल रहा है हमारे कश्मीर को लेकर, तो उसकी वजह से इनकी मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है। अब मिलिट्री बहुत स्ट्रांग होती है तो मिलिट्री का जनरल कई बार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लीडर को हटा के कहता है मैं चलाऊंगा इस देश को। तो टेंशन विद इंडिया इंक्रीज द पावर एंड इंपॉर्टेंस टू मिलिट्री। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज वीक है इनके यहाँ की, क्योंकि जो है ना इनके यहाँ की मिलिट्री कहती है कि पॉलिटिकल पार्टीज, डेमोक्रेसी ये अनस्टेबल है, ये बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं, इसमें तो हमारी कंट्री कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से इन्हें लगता है डेमोक्रेसी बहुत स्लो प्रोसेस है, तो डेमोक्रेसी की जगह हम बने मिलिट्री रूलर आए कंट्री के अंदर, जल्दी जल्दी करता रहे सारे काम को। नेक्स्ट, लैक ऑफ इंटरनेशनल सपोर्ट। इवन अमेरिका और बड़ी बड़ी कंट्रीज चाहती हैं कि इनके यहाँ मिलिट्री रूल ही रखा रहे। क्यों? क्योंकि जब मिलिट्री रूल है तो इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है और इन कंट्रीज़ के अंदर जो है काफ़ी बारी टेररिज्म का राइज भी हुआ है पाकिस्तान के अंदर। तो उन्हें डर लगता था कि ऐसा ना हो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंडर में समझ में ही ना आए और वो जो इनका न्यूक्लियर वेपन का पूरा मिसाइलें वसाइलें हैं वो कहीं किसी ऐसे ग्रुप के हाथ में ना लग जाए जो उसका मिसयूज़ कर ले। इसीलिए बड़े बड़े देश जैसे अमेरिका हो गया और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज चाहती थी कि इनके यहाँ मिलिट्री लगी रहे, कि मिलिट्री के अंडर में तो होगी कम से कम इनके वेपन्स। ठीक है, लास्ट में पब्लिक सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी। बट जो भी था, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज ना चाहे, चाहे इनकी मिलिट्री ना चाहे, चाहे इनके अमीर लोग ना चाहे कि इनके यहाँ डेमोक्रेसी ना लगे, बट इनकी जो जनता थी हमेशा चाहती थी कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री रहे। कौन सी जनता है? ये वही जनता है जो पहले हम सब वी वर इन द ब्रिटिश इंडिया, तब भी हमें यही चाहिए था डेमोक्रेसी हो। तो इसलिए ये अपनी आवाज़ उठाते रहे और आज ये डेमोक्रेटिक कंट्री बन पाए। ठीक है, इनके यहाँ पे डेमोक्रेटिक मूवमेंट बहुत अच्छे रहे, इनकी प्रेस बहुत फ्री है। ठीक है, और ह्यूमन राइट्स ग्रुप भी बहुत अच्छे हैं इनके यहाँ के। चलो, ये वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो। अब आते हैं दूसरे पड़ोसी के पास जो है हमारा बांग्लादेश। लेट्स सी। तो बांग्लादेश वॉज पार्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का ही पार्ट था 47 से 71 तक। ये विजुअल नोट्स ऐसे बनाए हैं कि देखते ही लर्न हो जाए। ठीक है, ये पिक्चर दिमाग में इमेजिन कर लो। एंड वॉज कॉल्ड ईस्ट पाकिस्तान। इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द बंगाली स्पीकिंग एरिया ऑफ बंगाल, असम आफ्टर द पार्टीशन। ठीक है, अब पीपल ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान अपोज करते थे वेस्ट पाकिस्तान का डोमिनेशन। अब क्या था, वो वेस्ट पाकिस्तान वाले उर्दू बोलते थे, ये बंगाली बोलते थे, तो ये कहते थे अरे तुम भी उर्दू बोलो ना, हम पाकिस्तानी सारे उर्दू बोलेंगे, और बंगाली कल्चर के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करते थे। ठीक है, तो भाई अब ये थोड़ी मानेंगे, चाहे वो पाकिस्तान बन गए थे अब, बट उनकी भी तो अपनी आइडेंटिटी थी। जैसे इंडिया में हमारे अलग अलग लैंग्वेजेस के लोगों को हमने उनकी आइडेंटिटी थी, तो ये मांग रहे थे कि बंगाली लैंग्वेज एंड कल्चर को रिकॉग्निशन दो, पॉलिटिक्स के अंदर फेयर रिप्रेजेंटेशन दो और इक्वल पॉलिटिकल पावर देना। इनके एक बहुत बड़े लीडर सामने आते हैं बंगाल में से, जिनका नाम था शेख मुजिब उर रहमान। इन्होंने मूवमेंट लेड करे जब वेस्ट पाकिस्तान इनको जो है ऑटोनॉमी नहीं दे रहा था, यानी कि पावर नहीं दे रहा था खुद को रूल करने की। अब 1970 में पाकिस्तान के इलेक्शन होते, पाकिस्तान के इलेक्शन मतलब ईस्ट वेस्ट दोनों में इलेक्शन होंगे। शेख मुजिब उर रहमान ने अपनी एक पार्टी बनाई थी अवामी लीग, और उससे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करा और ईस्ट पाकिस्तान की सभी जीतें इन्होंने जीत ली। ठीक है, एंड अ मेजॉरिटी इन द पाकिस्तान प्रपोज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इन्होंने काफ़ी अच्छे खासी मेजॉरिटी से बहुत सीटें ये जीत गए थे। द वेस्ट पाकिस्तान लीडरशिप रिफ्यूज टू ट्रांसफर पावर एंड शेख मुजिब उर रहमान वॉज अरेस्टेड। अब ये जीत तो गए, बट इन्होंने कहा हम नहीं देंगे इन्हें कोई पावर, वेस्ट पाकिस्तान वालों ने। और शेख मुजिब उर रहमान, जो लोगों ने, जनता ने वोट करके लीडर को चुना था, उसे अरेस्ट कर दिया, जेल में डाल दिया। ये सब जनरल याह्या खान के मिलिट्री रूल में हुआ। अब पाकिस्तान आर्मी ने ट्राई करा कि वो बंगाल गए और लोगों को, जो बंगाली लोग मूवमेंट कर रहे थे ना कि नहीं हमें बंगाली भाषा को रिकग्निशन दो, हमारे रूलर को तुमने क्यों अरेस्ट कर दिया, हमने तो डेमोक्रेसी से इलेक्शन करके जो है अच्छे खासे इलेक्शन से उसे चूज़ कर रहा था, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी गई और उन्होंने लोगों को किल करा,
और जो है बहुत मारा पीटा, गलत सलूक करा, लेडीज़ के साथ भी, बच्चों के साथ भी मारा उन्हें, और लोगों को मतलब मारना शुरू कर दिया कि इन्हें मार देंगे, या तो तुम चुपचाप हमारे तरह से चलो, नहीं तो मर जाओ। इस वजह से बहुत सारे बंगाली लोग इंडिया में जो है एज अ रेफ्यूजी आने लग गए, डर के मारे वो भाग के इंडिया आने लगे। इसमें इंडिया में रेफ्यूजी प्रॉब्लम बन गई। उस समय पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या सोचा, फिर उन्होंने इनकी हेल्प करने की सोची, ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की, और इस वजह से इंडिया और पाकिस्तान का वॉर शुरू हुआ दिसंबर 1971 में। हम इनकी मदद करने गए ईस्ट पाकिस्तान की, क्योंकि एक समय पे पहले तो ये हमारे लोग ही थे। नौ पाकिस्तानी फोर्सेस को हमने चारों तरफ से घेर लिया था बांग्लादेश के अंदर, हमारी मिलिट्री ने। आपने मूवी भी देखी है, इसके ऊपर बनी हुई है। एंड जो है हमने इन्हें सरेंडर करा दिया था, आपकी बुक में फ़ोटो बन रखी है। इनके सारे सोल्जर्स सरेंडर कर देते हैं हमारी आर्मी को, ठीक है। और उस दिन बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है 1971 में। तो 1900 जो भी बोलेंगे हिंदी में, 1971 में बांग्लादेश जो है, 71 में बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है। चलो, अब ये कंट्री बन गया, अब ये खुद को कैसे चलाएंगे जी? पहले तो ये बहुत कह रहे थे डेमोक्रेसी चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए। नाउ लेट्स स्टडी, जब बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है उसके बाद क्या होता है। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये पूरा हम पढ़ चुके हैं। इस तरीके से फॉर्मेशन हुआ बांग्लादेश का एंड बांग्लादेश बन गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश आफ्टर इंडिपेंडेंस। जब बांग्लादेश आज़ाद हो गया, एक कंट्री बन गया, अब इन्होंने क्या चाहिए था, इनको भी चाहिए डेमोक्रेसी है, आती है या नहीं, लेट्स स्टडी। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, अब ईस्ट पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस किससे मिली थी? पाकिस्तान से। देखो इन्हें दो इंडिपेंडेंस मिली, पहले ब्रिटिशर्स से मिली, फिर इनसे मिली, अपने ही पाकिस्तानियों से। और इन्होंने अपना बांग्लादेश बनाया, एक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर ली जिसमें कहा सेक्युलर रहेंगे, हर धर्म को जगह देंगे, डेमोक्रेसी लाएंगे, सोशलिज्म लाएंगे। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान, वही जो इनके लीडर अरेस्ट हुए थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दी। क्या करा, बदला, ही चेंज द सिस्टम फ्रॉम पार्लियामेंट टू प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। क्या करा इन्होंने, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, इलेक्शन हुए थे, ये पीएम बन गए थे शेख मुजीबुर रहमान, बट इन्होंने बाद में क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन बदल के क्या कर दिया, सिस्टम को पार्लियामेंट्री से प्रेसिडेंशियल कर दिया। पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में है, इंडिया में आप देखते हो प्राइम मिनिस्टर मोदी जाते हैं। अमेरिका में है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, वहाँ देखते हो ना प्रेसिडेंट ट्रंप, वही सब व्हाइट हाउस में सारे फैसले लेते हैं, ठीक है। एंड ही अबॉलिश्ड ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट अवामी लीग। तो वही लीडर शेख मुजीबुर रहमान, जिनको लोगों ने खुद चुना था, वही अब देखो कैसा रूल कर रहे हैं कि कह दिया मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, और बाकी सब पार्टीज़ को बैन कर दिया कि उनके अलावा डेमोक्रेटिकली जितनी पार्टीज़ है वो नहीं रहेंगी। दिस क्रिएटेड पॉलिटिकल टेंशन एंड शेख मुजीबुर रहमान वॉज असैसिनेटेड। इससे लोगों को गुस्सा आया, बहुत सारी टेंशन्स हुई, और एक मिलिट्री अपराइजिंग में इनको असैसिनेट, इनको गोली मार दी गई अगस्त 1975 में। अब इनको गोली मारने के बाद दोबारा इलेक्शन तो नहीं हुए, एक मिलिट्री रूलर जिया उर रहमान न्यू मिलिट्री रूलर बन जाते हैं, ठीक है। ही फॉर्म द बांग्लादेश नेशनल पार्टी एंड वॉन इलेक्शन इन 1979। इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, इनको लोगों ने जिता दिया, इनको भी असैसिनेट कर दिया लोगों ने, जिससे एक और मिलिट्री टेक ओवर हुआ। अब मिलिट्री के रूलर बने HM अरशद, मिलिट्री के रूल के थ्रू ही बने थे। इनके खिलाफ भी लोगों ने प्रोटेस्ट करा। अब बच्चों को बहुत गुस्सा आता था, स्टूडेंट्स को, स्कूल के, कॉलेज के, कि ये क्या हो रहा है हमारे देश में, जहाँ हमें डेमोक्रेसी चाहिए थी, एक के बाद एक मिलिट्री रूलर आ रहे हैं जो अगर इलेक्शंस भी कराने तो वो फेयर नहीं है, क्या हो रहा है हमारी डेमोक्रेसी के साथ। इन्होंने बहुत मूवमेंट करे और अरशद को स्टेप डाउन करना पड़ा। इन्होंने इस्तीफ़ा दिया 1990 में, और उसके बाद 1991 में पहली बार बांग्लादेश में फ्री फेयर डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए मल्टी पार्टी सिस्टम से, और ये एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बन गए, यानी कि इनके यहाँ पार्लियामेंट बन गए, इंडिया जैसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बन गए, प्रेसिडेंशियल नहीं रहे। तो ऐसा सफ़र रहा बांग्लादेश का। तो आपने देखा कि एट द एंड इन्हें कहाँ आना था, डेमोक्रेसी पे ही आना था ना, तो लोगों को भी स्ट्रगल करना पड़ा। यही आप पॉलिटिकल थ्योरी के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, दूसरी बुक के 11th में आप पढ़ के आए हो, यही सब चीज़ें कि जनता को भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा पॉलिटिक्स में। अब आएंगे तीसरे पड़ोसी पे, जो है हमारा नेपाल। भाई नेपाल में क्या होता था, चलो पढ़ लेते हैं। तो नेपाल एक हिंदू किंगडम था, हिंदू सबसे ज़्यादा रहते नेपाल के अंदर, बहुत ज़्यादा मतलब, एंड बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तो पता है ना कि राजा भी होगा, कॉन्स्टिट्यूशन भी होगी। पॉलिटिकल पार्टीज एंड पीपल डिमांडेड मोर ओपन डेमोक्रेटिक सिस्टम, बट लोगों का पेट इतनी डेमोक्रेसी से नहीं भरा था कि बस कॉन्स्टिट्यूशन है और लीडर्स हैं और साथ में राजा भी, उन्हें मज़ा नहीं आ रहा था। बट किंग चाहता था कि नहीं ऐसा ना हो,
सपोर्टेड बाय द आर्मी एंड ही कंट्रोल द गवर्नमेंट। अब किंग ही आर्मी को भी कंट्रोल करता था और ज़्यादातर गवर्नमेंट को भी। अब 1990s में अ स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट हुआ नेपाल में। आपने देखा है लोग बहुत अच्छा प्रोटेस्ट करते हैं, वो पूरा नेपाल सड़क पे आ जाता है, ठीक है। अभी भी रिसेंट आपने डेवलपमेंट्स नेपाल में देखे होंगे, तो वहाँ के लोग बहुत एक्टिव हैं, ठीक है। तो नेपाल में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट हुए, जिसकी वजह से किंग को एक नई डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनानी पड़ी, मतलब और पावर देनी पड़ी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है बन जाती है इनके यहाँ। अब उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी इंस्टेबिलिटी आती है। कब आती है? 1990s में। एक ग्रुप बनता है इनके यहाँ माओइस्ट, ठीक है। ये वो लोग होते हैं जो कह रहे थे भाई आप ख़त्म करो मोनार्की को, हमें नेपाल में राजा चाहिए ही नहीं, ठीक है। और जो है ये लोग काफ़ी रैडिकल होते हैं, ये हथियारों का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, कि चाहे हथियार उठाने पड़े बट हमें राजा नहीं चाहिए। अ कॉन्फ्लिक्ट डेवलप बिटवीन माओइस्ट, मोनार्की एंड डेमोक्रेटिक फोर्सेस। तो इनके यहाँ पे 3 ग्रुप हो गए। एक माओइस्ट जो कह रहे थे हथियार उठा लो और राजा को हटा दो, दूसरा था राजा खुद, तीसरे हो गए वो लोग जो चुपचाप प्रोटेस्ट करके डेमोक्रेसी से लड़ रहे थे राजा से। अब जब इतनी स्ट्रगल होने लग गई तो राजा जी को आ गया गुस्सा। 2002 में द किंग डिसॉल्व द पार्लियामेंट। तो जो पार्लियामेंट डेमोक्रेसी आई थी इतने स्ट्रगल के बाद, किंग ने कहा बंद करो ये सब, ठीक है, एंड रिमूव द गवर्नमेंट एंड एंडिंग द लिमिटेड डेमोक्रेसी इन नेपाल। तो जितनी थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी इनकी यहाँ थी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने के बाद, किंग ने 2002 में वो भी बंद कर दी बिल्कुल 100%, ठीक है। अब लोग चुप तो रहेंगे ही नहीं इनके आगे, तब फिर भी जो है अलग अलग डेमोक्रेटिक मूवमेंट करते रहते थे। देन नेपाल्स ट्रांजिशन टुवर्ड डेमोक्रेसी प्रोग्रेस थ्रू फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्राफ्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब दोबारा इन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट करे कि हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन दो, हमें डेमोक्रेसी दो, राजा को। अब इनमें से कुछ ग्रुप ऐसे होते थे जो कहते थे चलो थोड़ी बहुत तो हम मोनार्की यानी कि राजा को पावर दे देते हैं, क्योंकि हमारा एक हिंदू किंगडम था हमारा कंट्री, तो थोड़ा बहुत राजा को एज अ नॉमिनल लीडर रखे हम, जैसे ब्रिटेन में अभी भी राजा हैं, टू मेंटेन लिंक्स विद नेपाल का पास्ट। माओइस्ट जो है वो कहते थे नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और डेमोक्रेट्स कहते थे हाँ हम लोगों को डेमोक्रेसी ही लेकर आनी चाहिए। द डिमांड ऑफ मेजर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वो यही था कि हमें एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मिले, ठीक है। अब क्या हुआ, अलग अलग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ ने फिर सोचा भाई आपस में लड़के तो फ़ायदा नहीं है कि कोई कहे राजा रखो, कोई कहे राजा ना रखो, कोई कहे ये करो वो करो। ये सब इकट्ठे आ गए सारे के सारे लोग, ठीक है। एंड ये आके इन्होंने हमारे किंग जो भी थे नेपाल के, उन्हें फोर्स करा, एंड नेपाल ने जो है 2008 में फाइनली मोनार्की को एबॉलिश कर दिया और एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गए। तो जो माओइस्ट थे, जो डेमोक्रेट्स थे, या जो वो लोग थे जो मोनार्की चाहते थे, तीनों इकट्ठे हो गए, थोड़ी बहुत मोनार्की जो चाहते थे, और स्ट्रगल करा, प्रोटेस्ट करे, एंड फाइनली नेपाल को 2008 में राजा को बिल्कुल हटा दिया। अब इन्होंने कहा अब हम अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, गवर्नमेंट इन्होंने बना ली, और 2008 से ही इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का फैसला करा। बट कॉन्स्टिट्यूशन जल्दीबाजी में नहीं बनाई, जैसे वो सोवियत यूनियन की मैं आपने देखा ना बाद में हुई थी, नहीं, इन्होंने धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन बनाई अपनी। 2015 में जाके इनकी कॉन्स्टिट्यूशन बनती है, ठीक है। और उसके बाद अब क्या हो रहा है नेपाल में वो आप अभी सर्च करिए, पढ़ सकते हो, हमें इतना ही पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे अगले पड़ोसी के बारे में जो है श्रीलंका। अब श्रीलंका के अंदर डेमोक्रेसी तो अच्छी खासी ही चल रही थी, ऐसा नहीं था कि मिलिट्री रूल आ गया, बट इनके यहाँ जो हुआ था वो था एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, जो थोड़ा बहुत पावर शेयरिंग चैप्टर 10th में पढ़ के आया हो अगर याद हो तो, कि इनके यहाँ मेजॉरिटी सिन्हाला वाले लोग थे जो तमिल के ऊपर अत्याचार करते थे, रिमेंबर, चलो पढ़ते हैं। तो श्रीलंका हैज़ रिमेन डेमोक्रेसी इंडिपेंडेंस से, इन इंडिपेंडेंस 1948 में मिल गया था, बट इन्होंने चैलेंजेस फेस करे थे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, यानी कि इनके यहाँ 2 टाइप के पीपल थे, एक सिन्हाला लोग और दूसरे कौन से लोग थे, तमिल लोग थे, ठीक है। मिलिट्री और मोनार्की का कोई चक्कर नहीं था इनके यहाँ। आफ्टर इंडिपेंडेंस इनकी पॉलिटिक्स में सिन्हाला मेजॉरिटी के लोग थे, क्योंकि पॉपुलेशन 80% इनकी है, 10% इनकी है, तो एमएलए किसके ज़्यादा होंगे, सिन्हाला के, तो इनकी डोमिनेंस बन गई इनकी पॉलिटिक्स के अंदर। सिन्हाला नेशनलिस्ट कहते थे श्रीलंका हमारा है, ये तमिल के लोग बाहर वाले हैं, ठीक है, जो इंडिया से प्लांटेशन वर्क के दौरान यहाँ पे आए थे। दिस लेड टू द राइज ऑफ तमिल मिलिटेंट नेशनलिज्म। अब इन्होंने बहुत ज़्यादा, आपने याद होगा 10th में हमने पढ़ा था, तमिल लोगों के ऊपर अत्याचार करा, कैसे कि उनको जॉब नहीं देंगे, स्कूल में बच्चे पढ़ने जा रहे तो उन्हें नहीं पढ़ने देंगे, पहले प्रेफरेंस सिन्हाला लोगों को देंगे, इस टाइप से, ठीक है। तो इसकी वजह से तमिल मिलिटेंट नेशनलिज्म, यानी कि तमिल के वो लोग, तमिल बोलने वाले वो लोग जिनकी ठेस पहुंची उनके मन को, तो उन्होंने फ्रीडम पाने के लिए सब चीज़ से उन्होंने कहा कि भाई हमें अपनी तमिल ईलम चाहिए, हमें एक अपनी सेपरेट स्टेट दो तमिल की, जहाँ सिर्फ तमिल लोग रहते हो,
और हमें कुछ राइट्स और पावर्स देना, ठीक है। उन्होंने ये डिमांड करी, ये लोग नहीं माने तो उन्होंने अपनी एक आर्म्ड वो बना ली पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन। देखो आपके आज के समय पे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में तुम एक ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर बना सकते हो, बट अगर उसमें तुम हथियार बंदूक रख रहे हो तो वो गलत है अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी, क्योंकि हथियार और ये सब रखना अलाउड किसको है, सिर्फ हमारी मिलिट्री को है। तो इन्होंने एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बना ली थी, LTTE, ठीक है। फ्रॉम 1983 इन्होंने LTTE की फुल फॉर्म मतलब क्या है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तामिल ईलम। ईलम मतलब क्या हुआ, स्टेट, कि हमारी तामिल स्टेट बना दो एक। स्टार्टेड एन आर्म्ड स्ट्रगल डिमांडिंग सेपरेट तामिल स्टेट कॉल तामिल ईलम। इन्होंने कहा ठीक है, आपको हमारे को रूल नहीं करना, हमारी अलग स्टेट बना दो, हमें अलग कंट्री बना दो, हमारी अलग स्टेट बना दो, हम खुद को रूल खुद कर लेंगे। वो भी ये नहीं मान रहे थे। एट वन स्टेज LTTE कंट्रोल्ड मेनी पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के, ये देखो ये रीजन, ये बढ़िया बना हुआ है यहाँ पे डायग्राम। इसको बहुत सारे LTTE के कमांडोज जो थे, या जो LTTE के जो वो होते हैं ना हथियार वाले, जो पूरे के पूरे लोग थे, वो उसको लीड कर रहे थे। यहाँ तक हम पढ़ चुके, इसके आगे से पढ़ते हैं। चलो ये तो श्रीलंका का हमने पढ़ लिया। अब इंडिया का रोल यहाँ पे कैसे आता है, क्योंकि तमिलनाडु इंडिया में है और बहुत सारे तमिल लोग जो है ब्रिटिशर्स के टाइम में माइग्रेट करके श्रीलंका गए थे। तो जब तमिल लोगों की बात हो रही थी तो इंडिया के तमिल के लोगों ने कहा हमारी गवर्नमेंट को कि है तो वो हमारे लोग ही ना कहीं तो आप जाओ इनकी मदद करो। तो तमिल पीपल इन इंडिया प्रेशराइज इंडियन गवर्नमेंट कि आप श्रीलंकन तमिल्स को प्रोटेक्ट करो। तो 1987 में इंडिया ने साइन करा एक एग्रीमेंट श्रीलंका के साथ में कि हम आपके यहाँ पे इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेज रहे हैं, मतलब अपनी आर्मी भेज रहे हैं, जिससे जो है आपके यहाँ थोड़ी पीस आए श्रीलंका में, क्योंकि बहुत स्ट्रगल हो रहा था, सिविल वॉर टाइप हो रहा था। जैसे ही इंडियन आर्मी श्रीलंका पहुँचती है, उनकी लड़ाई LTTE के साथ ही हो जाती है, मतलब जिनकी मदद हम करने गए थे ना, उनसे ही हमारी लड़ाई हो जाती है एक तरीके से। एंड श्रीलंका के लोगों को ये पसंद नहीं आया, भाई श्रीलंका का मसला है श्रीलंकन तमिल का और सिन्हालास का, कि इंडियन आर्मी बीच में क्यों आ रही है, हमारा पड़ोसी क्यों हमारे झगड़ों में आ रहा है, उन्हें बुरा लग जाता है। अब जैसे ही हमें उन लोगों को बुरा लगा तो भाई हमने कहा ठीक है, अब हम दखलंदाजी नहीं करेंगे आपके काम में। 1989 में विदाउट अचीविंग द गोल हमने अपनी आर्मी को वापस बुला लिया और इनके यहाँ पे फिर चला सिविल वॉर, यानी कि LTTE और श्रीलंका की आर्मी लड़ती रही। बहुत सारी आइलैंड कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ होती है आइलैंड कंट्रीज, जैसे नॉर्वे, ठीक है, जिनका भी आप वो देख रहे हो, वो हैं बहुत बड़े फुटबॉल प्लेयर, ठीक है, जो जीत रहे थे पहले, तो वो हो गए। और बहुत सारे उन्होंने कोशिश करी कि इनका पीस ला पाए, क्योंकि ये भी आइलैंड नेशन है ना, बट ऐसा कुछ नहीं हो पाया। 2009 में जाके, कब से शुरू हुआ ये, 2009 में जाके 10-20 साल तक ये चलता रहा। 2009 में जाके LTTE हार जाती है, ठीक है। एंड इसकी वजह से जो है श्रीलंका ने उसके बाद सोचा कि क्या करना है। तो डेमोक्रेसी तो इनके यहाँ चलती रही, बट इतनी सिविल वॉर हुआ इनके यहाँ पे। अब तुम सोच रहे हो कि इनकी इकोनॉमी का क्या हल हुआ, वॉर होता है तो इकोनॉमी ख़राब हो जाती है, बट पता नहीं इनके यहाँ ये सब नहीं हुआ। डिस्पाइट द सिविल वॉर, चाहे इनके यहाँ सिविल वॉर हुआ, श्रीलंका ने इकोनॉमिक ग्रोथ भी अचीव करी, इनकी ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक भी अच्छी हुई, इनके यहाँ बच्चे स्कूल जाते तो हॉस्पिटल भी अच्छे हुए, डेमोक्रेटिक सिस्टम भी चलता रहा, और हाईएस्ट GDP हुआ इनका, हमारे इस रीजन का, साउथ एशिया का हाईएस्ट GDP यही कंट्री लेकर आए, जबकि इनके यहाँ 10-20 साल तो सिविल वॉर ही चलता रहा। इनके यहाँ ऐसा हुआ। तो विद दिस हमने श्रीलंका का भी पढ़ लिया। और अगर आप अभी देखोगे तो श्रीलंका में भी दोबारा अनस्टेबिलिटी आई थी, नेपाल में भी आई अनस्टेबिलिटी दोबारा। तो यहाँ पे स्ट्रगल्स कभी कंप्लीट नहीं हुए साउथ एशिया के अंदर, अभी भी चले ही जा रहे हैं। विद दिस हमने ये अपने टॉपिक्स कंप्लीट कर लिया। हमने देख लिया कि हमारे जो पड़ोसी देश है ना, उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है, वो हम दूसरी पूरी बुक में पढ़ते रहते हैं। इनका हमने पढ़ लिया, हमारे पड़ोसियों के घर में ये झगड़े हो रहे थे। अब हम पढ़ेंगे हमारे क्या झगड़े हैं हमारे पड़ोसियों से। इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट जो हम सबको पता है, एक बार रिवाइज करते हैं चलो आज अपनी बुक से, ठीक है। तो इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा जो है साउथ एशिया में कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं हुआ। पोस्ट कोल्ड वॉर एरा मतलब 1991 के बाद से। अब इंडिया से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स करने लग गए ये लोग, हमारे जितने भी पड़ोसी हैं ना हमसे कॉन्फ्लिक्ट करने लग गए। क्यों करने लग गए, चलो पढ़ते हैं। ये मैप मैंने हटा दिया क्योंकि ये सही नहीं बना हुआ है। मोस्ट रीजनल कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व इंडिया ड्यू टू सेंट्रल पोजीशन। हमारे पड़ोसियों को क्या लगता था, हम इतने बड़े हैं, बीच में बिल्कुल बैठे नहीं लगता था, यही तंग कर रहा है हमारे को। सबको लगता था कुछ गड़बड़ हो रहा है, इंडिया ने करा है। तो इंडिया और पाकिस्तान का अगर इशू हम पढ़े तो कश्मीर इशू है। जैसे ही हमें पार्टीशन हुआ हमारा 1947 में,
इंडिया एंड पाकिस्तान का कश्मीर इशू शुरू हो गया। पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर के कुछ पार्ट को क्लेम कर लिया और कहा ये पाकिस्तान का पार्ट है। 47-48 में 1965 में भी वॉर हुआ और ये डिस्प्यूट आज तक अनसॉल्व है। 1947-48 वॉर के बाद कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया गया था, एक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और एक जम्मू एंड कश्मीर जो इंडिया में है, सेपरेटेड बाय द लाइन ऑफ कंट्रोल। अब इंडिया ने 1971 में एक और वॉर जीता था जब हमने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई, बट कश्मीर का इशू को तब भी छेड़ा नहीं गया था। अदर इशू क्या है, पाकिस्तान और हमारा सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर भी और आर्म्स रेस भी है हमारे बीच में। न्यूक्लियर लाइब्रेरी है, 1990s में दोनों ही कंट्रीज़ ने न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल जो है वो अपने बना लिए थे। देखो हमने न्यूक्लियर वेपन बनाना कोशिश करा और जैसे वो होते हैं ना रिश्तेदार कॉपी करते हैं एक दूसरे को, बिल्कुल ऐसे ही इन्होंने हमें देखा देखी इन्होंने भी न्यूक्लियर वेपन अपना बनाना शुरू कर दिया। 1998 में हमने पोखरान में टेस्ट करे, ठीक है, तभी इन्होंने भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट अपनी छगाई हिल्स में कर लिया। सिंस देन न्यूक्लियर डेटरेंस हैज़ रिड्यूस द चांसेस ऑफ फुल स्क्वेयर वॉर बिटवीन द टू सेंचुरीज। अब एक दूसरे पे अभी भी वॉर हुआ था पिछली मई के अंदर, बट वो रुक क्यों गया था? जैसे ही न्यूक्लियर वेपन पे बात आती है तो भाई वो सारे कंट्रीज आ जाती है, नहीं नहीं करना है वॉर। वाई? बिकॉज हम दोनों पे न्यूक्लियर वेपन्स है, बहुत खतरनाक चीज़ है, वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। तो हम डेटरेंस के रिलेशन में आ चुके हैं। अब डेटरेंस मतलब क्या? दोनों एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे, हमें भी डर है न्यूक्लियर वेपन का, उन्हें भी डर है न्यूक्लियर वेपन का, और पूरे वर्ल्ड को भी डर है। तो अगर इसीलिए अगर इंडिया पाकिस्तान में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो पूरा वर्ल्ड डर के बैठता है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन के कॉन्सिक्वेंस तो हम सब जान चुके हैं कैसे होते हैं जापान के अंदर देख के। और क्या इश्यूज़ हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स? तो एक तो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स हो ही गए कश्मीर को लेकर। दूसरा है इंडिया पाकिस्तान को कहता है कि ये हमारे यहाँ टेररिज्म फैलाते हैं, आर्म्स बेचते हैं हमारी कंट्री में, ट्रेनिंग करते हैं मिलिटेंट्स की, कश्मीरी मिलिटेंट्स की, कि वो यहाँ पे, जैसे आपने पहलगाम अटैक में भी देखा, कि वो यहाँ पे वायलेंस फैलाए। इंडिया ऑल्सो सेज दैट जो इनकी ISI है, इनके इंटेलिजेंस, वो प्रो खालिस्तानी मिलिटेंट को 1985 से 1995 में इन्होंने सपोर्ट करा था, ठीक है। एंड एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ को ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बांग्लादेश, जहाँ पे भी एंटी इंडियन एक्टिविटी है वो उसको सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान कहता है कि हम लोग भी इनके सिंध और बलूचिस्तान में अनरेस्ट क्रिएट करवाते हैं। तो ये तो एलिगेशंस लगाते हैं हम एक दूसरे पे। दूसरा रिवर वाटर डिस्प्यूट भी है, इंडस रिवर का डिस्प्यूट जो बहुत समय तक चल रहा था, बट विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक दोनों ही कंट्रीज़ ने एक ट्रीटी साइन कर ली थी 1960 में, ठीक है। काफ़ी बार वॉर हुआ, बट ये ट्रीटी जो है डिसरिप्ट हो गई थी। द ट्रीटी हैज़ रिमेन इन फोर्स डिस्पाइट वॉर्स, दो माइनर डिसएग्रीमेंट कंटिन्यू ओवर इट्स इंटरप्रिटेशन। अब इस लाइन को भूल जाओ, अब ये ट्रीटी में भी चेंज आ चुका है क्योंकि NCERT पुरानी है, इसलिए NCERT में ये लाइन लिखी है। अब इंडस वाटर ट्रीटी पे भी बहुत चेंजेस आ चुके हैं। पहले हम कभी भी वॉर होता था तो इनका पानी नहीं रोकते थे और इंडस वाटर ट्रीटी को रिस्पेक्ट करते थे, बट अब थोड़ी सिचुएशन बदल चुकी हैं, पूरी नहीं बदली, थोड़ी बहुत बदल गई हैं, बट हम NCERT से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा डिस्प्यूट है इनसे सर क्रीक को लेकर। रन ऑफ कच्छ है ना, रन ऑफ कच्छ, वहाँ पे एक जगह है, बहुत ही पतली सी लाइन है, बाउंड्री है, सर क्रीक। इसके कंट्रोल को लेकर भी बहुत हमारी लड़ाई होती है। क्यों? क्योंकि इसमें सी की रिसोर्सेज है, मिनरल्स है बहुत सारे। तो पाकिस्तान कहते हैं हमारा, हम कहते हैं हमारा है, बट दोनों ही कंट्रीज़ नेगोशिएशन करती हैं और कोशिश करती हैं कि वॉर ना करे और इन मसलों को सुलझा पाए। ओके जी, अब आते हैं हम अपने दूसरे पड़ोसियों से हमारे क्या क्या मसले हैं, प्रॉब्लम्स है हमारी। तो अब बात करते हैं हम बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश और हमारा एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के वाटर को लेकर है। हम बांग्लादेश को एक्यूज़ करते हैं कि वो हमारे यहाँ इलीगल इमिग्रेशन भेजते हैं, कि हमारे यहाँ लोग आ जाते हैं इनके यहाँ से, ठीक है। ये एंटी इंडिया इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप जो होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। रिफ्यूजिंग ट्रांजिट, अगर कभी हमें ना नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाना हो, क्योंकि बहुत थोड़ा सा चैम्बर है हमारे पास में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाने का, बांग्लादेश को यूज़ करते हुए जाए तो आराम से जा सकते हैं, ये मना कर देते हैं। इनफैक्ट इन्होंने तो एक बार हमारे यहाँ पे म्यांमार से नेचुरल गैस आ रही थी तो उसकी पाइपलाइन बेचनी होती है, उन्होंने कहा हमारे यहाँ मत बताना अपनी पाइपलाइन, चाहे हम रेंट देंगे उसका, इन्होंने मना कर दिया क्योंकि इससे हमारा भला ना हो। तो कई बार इन्होंने ऐसा करा है। अब बांग्लादेश हमारे पे क्या एलिगेशन लगाता है कि हम रीजनल बुली हैं, जियान की तरह, कि हमारा साइज़ बड़ा है तो हम इनको तंग करते हैं, हम इनके जो है मिनरल्स चुराते हैं, या फिर हम इनको रिवर वाटर नहीं देते हैं, और हम इनके यहाँ पे जो है इनकी चित्तौड़गढ़ हिल्स के अंदर जो है रिबेलियन करवाते हैं, और हम बांग्लादेश के नेचुरल गैस को भी एक्सप्लॉइट करते हैं। तो काफ़ी हमारे इनके साथ में डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है जी। अब बाउंड्री डिस्प्यूट है, डिसएग्रीमेंट ओवर द इंटरनेशनल बॉर्डर, ये सब हमारा इनसे अभी तक चल ही रहा है। बट ऐसा नहीं है बांग्लादेश और हमारे अच्छे टर्म्स नहीं है, अच्छे रिलेशन भी है। जैसे कि
रिसेंटली हमारे इकोनॉमिक रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हुए हैं। बांग्लादेश इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी का। हम बांग्लादेश से अपने अच्छे टर्म्स कर रहे हैं, ठीक है। कोऑपरेशन है डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे, इनके अर्थक्वेक वगैरह आता है, हमारे आते हैं, हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। 2015 में दोनों कंट्रीज़ ने एनक्लेव्स शेयर करे। एनक्लेव्स मतलब होता है स्मॉल पीस ऑफ वन कंट्रीज टेरिटरी लोकेटेड इनसाइड अनदर कंट्री। मतलब सोचो इंडिया में एक पार्ट है तो बहुत सारे लोग ऐसे रह रहे हैं जो बांग्लादेशी हैं, या मतलब आप सोचो जो जो चाहते हैं हम बांग्लादेश में रहें, तो वो बना दिया हमने बांग्लादेश। और कुछ ऐसा बांग्लादेश का पार्ट है जो इंडिया में आना चाहता है, तो हमने उसको शेयर कर लिया। उस बाउंड्री को जो एक टुकड़ा तंग कर रहा था तो उसको शेयर करें कि ये हिस्सा चलो ठीक है, अब से ये बांग्लादेश और ये हिस्सा इंडिया, इन्हें हम एनक्लेव्स कहते हैं। एफर्ट्स कंटिन्यू टू एक्सपैंड कॉपरेशन, ठीक है जी। अब इंडिया और नेपाल का क्या प्रॉब्लम है और अच्छी चीज़ें हैं, तो इंडिया और नेपाल का काफ़ी अच्छा रिलेशन है, ओपन बॉर्डर है, बिना वीज़ा और पासपोर्ट के आप ट्रैवल कर सकते हो और एक दूसरे की कंट्री में काम कर सकते हो। एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ट्रेड डिस्प्यूट है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। इंडिया कहता है कि नेपाल जो है इतना क्लोज रहता है जो चाइना से, जो चाइना में कई बार तंग करता है, तो ये गलत है। इंडिया वॉज अनहैप्पी विद नेपाल्स एक्शन अगेंस्ट एंटी इंडिया एलिमेंट्स, कि अगर कोई ऐसा कुछ हो रहा है जो इंडिया के खिलाफ है तो कई बार नेपाल चुप रहता है। इंडिया ने नेपाल के माओइस्ट मूवमेंट को भी काफ़ी खतरनाक माना था इंडिया के लिए, जो इंडिया माओइस्ट स्ट्रगल है ना, और उसकी वजह से इन्होंने कहा हमारे यहाँ पे नक्सलाइट ग्रुप जो है और बढ़ गया था। अब नेपाल हमें जो है एक्यूज़ करता है कि हम उनके इंटरनल अफेयर में दखलंदाजी करते हैं, ठीक है। और इंडिया जो है उनको रिवर वाटर जो है, हाइड्रो पावर, इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें बहुत इंटरेस्ट है उनका। एंड रिस्ट्रिक्टिंग नेपाल एक्सेस टू सी, और ये हमसे कभी कभी नाराज़ रहते हैं क्योंकि नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, इनके पास तो सी का कोई पोर्ट ही नहीं है, तो कभी कभी ये हमारा ही यूज़ करते हैं। तो ये कहते हैं कि कभी कभी इंडिया हमें यूज़ नहीं करने देता। बट एरिया ऑफ कॉपरेशन बहुत सारे हैं इंडिया और नेपाल के। पीसफुल एंड स्टेबल रिलेशन है। हम ट्रेड, साइंटिफिक रिसर्च, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पावर, सब पे जो है डिस्कशन करते हैं, कॉपरेशन करते हैं। और हमारी ये सोच है कि अगर स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी आ गई नेपाल में तो हमारे रिलेशन और अच्छे होंगे। ओके, इंडिया और श्रीलंका का रिलेशन कैसा है, तो मेन इशू तो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट ही था श्रीलंका का। तब इंडियन आर्मी गई थी और फिर हम वापस आ गए। उसके बाद से हमें बस उस समय पे भी कंसर्न था कि श्रीलंका के तमिल्स अच्छे से रहे, बट उसके बाद से हमने कभी भी जो है इनके यहाँ पे ना दखल नहीं दिया। तो उसके बाद से हमने डिसएंगेजमेंट की पॉलिसी को अडॉप्ट करा। हमने श्रीलंका के इंटरनल अफेयर में देखा भी नहीं। इंडिया और श्रीलंका ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे कि आपस में कम टैरिफ्स पे, टैक्सेस पे हम ट्रेड कर पाएँ। और जो है पोस्ट सुनामी रिकन्स्ट्रक्शन में भी, जब श्रीलंका में सुनामी आई थी, हमने श्रीलंका की हेल्प की थी। इंडिया और भूटान का भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट फ्री रिलेशनशिप है। भूटान ने इंडिया में से गुरिल्ला और मिलिटेंट्स को, यानी कि जो गुरिल्लाज थे मतलब वो लोग जो छुप के वॉर करते थे, उन लोगों को और मिलिटेंट्स को हटाने में मदद करी। इंडिया ने भूटान के अंदर काफ़ी स्कूल्स, कॉलेजेस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च करे हैं। और हम भूटान के लार्जेस्ट सोर्स ऑफ डेवलपमेंट एड है, यानी कि हम भूटान की, क्योंकि हमारा फ्रेंडली नेशन है, इसकी काफ़ी मदद करते हैं। इंडिया एंड मालदीव्स के भी काफ़ी अच्छे कॉर्डियल रिलेशनशिप है। 1988 में इंडिया ने मालदीव्स को हेल्प करा था एयरफोर्स के थ्रू एंड नेवी के थ्रू टू स्टॉप अटैक बाय द तमिल मर्सिनरीज। जब श्रीलंका इन पर अटैक करने वाला था तो हमने इनकी हेल्प करी थी। इंडिया ऑल्सो सपोर्ट्स मालदीव्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टूरिज्म एंड इनकी फिशरीज में। अब देखो, जो बहुत सारे सबके, आप कहोगे हमारे इंडिया के साथ ही सबके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो स्मॉल नेबर्स हमेशा इसलिए हमारे जो है हमारे को सोचता है कि हम गलत करें क्योंकि हमारा साइज़ बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू दीज कंट्रीज़, ठीक है। इंडिया बिलीव करता है कि अगर इन कंट्रीज़ में स्टेबिलिटी आ जाए, तो जैसे तुम देख रहे हो इनका डेमोक्रेसी अच्छे से नहीं चल रही है, तो इससे हमें भी इफेक्ट होता है। और स्मॉलर कंट्रीज़ क्या सोचती हैं कि रीजनली इंडिया बहुत डोमिनेट है, तो कि कहीं इनको वो जो है तंग ना करें। अब आपस में इनके डिस्प्यूट नहीं होते क्या, सिर्फ इंडिया से ही लड़ते रहते, तो नहीं है। नेपाल और भूटान में कुछ माइग्रेशन का डिस्प्यूट है। बंगाल और म्यांमार में भी माइग्रेशन और रिलेटेड इश्यूज़ है। बांग्लादेश और नेपाल में भी डिफरेंसेस है रिवर वाटर को शेयर को लेकर, बट ज़्यादातर डिस्प्यूट इंडिया के साथ में ही होते हैं। विद दिस हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो है कि ये लड़ते ही रहते हैं क्या कभी चुपचाप बैठ के सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते। करी थी इन्होंने और करते हैं कई बारी। वो है हमारा, जैसे एशियान आपने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी, EU पढ़ी, कि भाई वो लोग तो ऑर्गेनाइजेशन बना के तरक्की कर रहे हैं इकट्ठे, ये लड़ते ही रहते हैं हमारे साउथ एशिया के लोग। तो ऐसा नहीं है,
इंडिया ने, पाकिस्तान ने, सब ने काफ़ी बार कोशिश करी है कि हमला, जो मैंने कहा आपको कि भाई ये लड़ते ही रहते थे या कुछ पीस कॉपरेशन भी करते थे, तो टॉपिक आता है आखिरी पीस एंड कॉपरेशन। तो डिस्पाइट मेनी कॉन्फ्लिक्ट साउथ एशियन कंट्रीज़ ने इंपॉर्टेंस ऑफ पीस कॉपरेशन समझा और सोचा चलो हम भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बताते हैं जैसे बाकी लोगों पे है जहां हम बैठ के कॉपरेशन करेंगे। इसका नाम इन्होंने रखा सार्क, मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये 1985 में इस्टेब्लिश की गई रीजनल कोऑपरेशन को मल्टीलेटरल मीन्स के थ्रू आगे बढ़ावा देने के लिए। ड्यू टू परसिस्टेंट पॉलिटिकल डिफरेंसेस सार्क अचीव्ड ओनली लिमिटेड सक्सेस, क्योंकि इनकी अपनी ही पॉलिटिक्स सही नहीं चल रही थी तो सार्क इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। सार्क के मेंबर्स ने साफ्ता एग्रीमेंट पे साइन करा। साफ्ता एग्रीमेंट मतलब क्या था? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, कि हम आपस में बहुत ही अच्छे से फ्लेक्सिबली ट्रेड कर पाएँ और ट्रेड बैरियर्स को कम करे। 2004 में ये साइन हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ 1 जनवरी 2006 से। इसका एम था टैरिफ यानी कि टैक्सेस जो होते हैं वो कम करना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट गुड्स पे, और फ्री ट्रेड को प्रमोट करना। अब साफ्ता को लेकर अलग अलग व्यूज़ हैं लोगों के, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो इंडिया को लेकर ना लोग डरते हैं, लोग मतलब ये नेबर कंट्रीज़ के लोग, और नेबर कंट्रीज़ कहती हैं कि अगर हम साफ्ता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें तो हम इंडिया को खुली छूट देना हमारे मार्केट को एक्सेस करने की। तो फियर इंडिया में डोमिनेट देयर मार्केट थ्रू कमर्शियल वेंचर जैसे बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और ट्रेड एक्टिविटीज़, और इससे इंडिया की इन्फ्लुएंस तो और बढ़ जाएगी साफ्ता से। और इंडिया कहता है कि साफ्ता से खाली हमारा फ़ायदा थोड़ी हो रहा है, इससे इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा इन सभी कंट्रीज़ को। तो सम पीपल इन इंडिया बिलीव कि अगर ऐसा हमारे पे एलिगेशन लगता है तो साफ्ता की वैसे भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी बायलेटरल एग्रीमेंट भूटान, नेपाल और श्रीलंका से तो साइन कर ही चुके हैं। तो बची कितनी कंट्री है जिनसे ट्रेड एग्रीमेंट सही से, अगर साफ्ता नहीं भी हो तो भी हम नेपाल, भूटान और श्रीलंका से फ्रीली ट्रेड कर लेते हैं। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स किसके बीच में है साउथ एशिया में? दैट इज़ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बट हम काफ़ी कोशिश करते हैं पीस लाने की। डिस्पाइट द कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टीन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट के बाद कंट्रीज़ ने एफर्ट करा है पीस बिल्ड करने की। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हमने करे हैं स्टेप बाय स्टेप, जिससे हमारा रिस्क ऑफ वॉर कम हो। सोशल एक्टिविस्ट ने प्रमोट करा है कि दोनों ही कंट्रीज़ में आपस में प्यार बढ़े, फ्रेंडशिप बढ़े, और लीडर्स समिट्स में मिले जिससे कि वो मेजर डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर पाएँ। बट सर्विसेज वर स्टार्टेड, ट्रेड इंक्रीज, वीज़ा रूल्स रिलैक्स हुए, बट रिसेंट ईयर्स में इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप और ख़राब हो गए हैं। अब रोल ऑफ आउटसाइड पावर पढ़ेंगे, बाहर के देश का क्या इंटरेस्ट है इस एशिया वाले रीजन में, साउथ एशिया के रीजन में। तो चाइना और यूनाइटेड स्टेट दोनों ही साउथ एशिया पे नज़र गड़ाए बैठा रहता है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन देखिए इस एरिया की, इंडिया की, पाकिस्तान की। तो भाई इनको तो हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट है ही, चाहे हमारा मार्केट हो, चाहे हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी हो। तो साइनो इंडियन रिलेशन, अगर इंडिया चाइना का रिलेशन पढ़े तो काफ़ी अच्छे हुए हैं पहले के मुकाबले। चाइना की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो रही है पाकिस्तान के साथ में, ये हमारे लिए सही, हमें लगता है कि वो हमारे लिए सही नहीं है। बट ग्लोबलाइजेशन के बाद से चाइना के अंदर भी ज़्यादा इकोनॉमिक ही ज़्यादा डिस्कशंस हो रहे हैं, तो तब से हमारे और इंडिया के और चाइना के रिलेशनशिप अच्छे हुए हैं। मतलब चाइना पहले पाकिस्तान को सपोर्ट तो करता था, अब भी करता है, बट अब चाइना का भी ज़्यादा ध्यान मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से ज़्यादा किस पे है? इकोनॉमी पे। तो इकोनॉमी के लिए चाइना और इंडिया का काफ़ी अच्छा अब ट्रेड एंड इकोनॉमिक टर्म्स बढ़ रहे हैं। यूएसए की अगर बात करो तो यूएसए का इंक्रीज़ हो गया सारा दखल अंदाजी कोल्ड वॉर के बाद, यानी 1991 के बाद यूएसए बहुत दखल अंदाजी करता है इस एरिया में। यूएसए के इंडिया, पाकिस्तान दोनों के साथ अच्छे रिलेशनशिप है, और हमेशा मॉडरेटर की तरह अगर लड़ाई हो जाए तो भाई सुलझवाने के लिए अमेरिका आता ही है हमारी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से यूएसए इंडिया के अंदर और इन्वॉल्व हो रहा है हर जगहों में, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारे यहाँ पे आके। और साथ ही के साथ में साउथ एशिया का डायस्पोरा, यानी कि आपने देखा है लोग अमेरिका जॉब करने जाते हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, वहाँ अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी पॉपुलेशन अमेरिका में रहती है, तो इसलिए उनका कंसर्न रहता है इस रीजन के अंदर। सो कंक्लूजन अगर हम देखें तो साउथ एशिया रीजन का जो पूरा का पूरा फ्यूचर है वो डिपेंड करता है कि जितनी जल्दी ये कंट्रीज़ अपने कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करेंगी उतनी जल्दी ये प्रॉस्पर होगी, क्योंकि इकोनॉमी तो तभी बढ़िया होगी ना जब इंटरनल पॉलिटिक्स सही होगी। विद दिस ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बाकी चैप्टर्स पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट चेक करो, और क्वेश्चन आंसर्स के लिए नेक्स्ट चैनल। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।